आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेंटिलेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इंडिकेशन से। इंडिकेशन क्या होती है मैकेनिकल वेंटिलेशन की? पेशेंट का जीसीएस लो रहेगा, लेस देन 8, मतलब वो ब्रीदिंग एफर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको वेंटिलेटर पे रखने की ज़रूरत है। इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन होगा, हमने उसको फेस मास्क पे रखने का कोशिश किया 80 to 90%, 100% ऑक्सीजन के साथ, लेकिन वो सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। और CO2 रिटेंशन, लाइक ARDS में CO2 वॉश आउट नहीं हो रहा है, तो वेंटिलेशन की ज़रूरत है। तो वेंटिलेटर पे आपने जब भी पेशेंट देखा होगा तो आपने देखा होगा एक ET ट्यूब लगा होता है ओरली, जो कि बलून इन्फ्लेट करके एयरवे में रखा होता है और उसको वेंटिलेटर से अटैच्ड होता है। और ये वेंटिलेटर जो है उसका ब्रीदिंग का सारा कुछ कंट्रोल करता है। कितना वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर करना है, कितने प्रेशर पे वो एयर डिलीवर करना है, उसका रेट क्या होगा, और उस एयर में O2 का कितना परसेंटेज होगा। लाइक एयर का जो नॉर्मल रूम एयर होता है उसमें 21% O2 होता है। तो ये सब वेंटिलेटर पे सेट करने का ऑप्शन होता है, वो सब वेंटिलेटर डिसाइड करता है। और उतना ही एयर प्रेशर रेट वगैरह वो पेशेंट को डिलीवर करता है। उसके क्लिनिकल जो भी एक्टिविटी है उसके उस पर डिपेंड करता है वो सब। यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ देखते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन क्या होता है। वेंटिलेटर में ना वॉल्यूम और प्रेशर दोनों कुछ सेट करने का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम को सेट करेंगे तो हम प्रेशर को सेट नहीं कर सकते, अगर प्रेशर को सेट करेंगे तो वॉल्यूम को सेट नहीं कर सकते। कहने का क्या मतलब है, वॉल्यूम या प्रेशर में से हम कोई एक कांस्टेंट रख सकते हैं, और जो कांस्टेंट रखेंगे वो कांस्टेंट रहेगा, और उसके अलावा वाला वेरिएबल हो जाएगा। लाइक वॉल्यूम अगर हमने कांस्टेंट किया तो प्रेशर वेरिएबल हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम वेरिएबल होगा। कैसे, देखते हैं एग्जांपल से। मान के चलो हमने वॉल्यूम सेट किया 500 ml, तो अगर स्टीफ लंग्स है तो 500 ml देने में हमको वो स्टीफ लंग्स में अधिक प्रेशर लगेगा, और अगर कॉम्प्लेंट लंग्स है तो वो कम प्रेशर लगेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक बलून है, उसमें आपको फूंक मार के हवा भरनी है, तो आपने एक बार फूंक मारी तो वो बलून कितना फूल जाएगा, उसमें कितना वॉल्यूम चला जाएगा, ठीक है। और वही अगर कोई एक पेपर का बैग है, उसमें एक फूंक मारेंगे तो उसमें कितना वॉल्यूम जाएगा। वो जो बलून है वो कॉम्प्लेंट है और जो पेपर का बैग है वो स्टिफ है। उसी तरह से एग्जाम्पल था यहाँ पे कि अगर हमको 500 ml हमने फिक्स करके रखा है तो स्टिफ लंग्स में हमको अधिक प्रेशर लगेगा, और अगर कॉम्प्लेंट लंग्स रहा तो कम प्रेशर लगेगा। उसी तरह से अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, लाइक हमने सेट किया 10 mmHg का, ठीक है, तो स्टीफ लंग्स होगा तो उसमें कम वॉल्यूम जा पाएगा। पेपर का बैग में हमने एक फूंक मारी उतने ही प्रेशर से तो वो कम जाएगा, लेकिन अगर बलून में एक फूंक मारी उतने ही प्रेशर से तो वो ज़्यादा वॉल्यूम जाएगा, ज़्यादा वो बलून फूलेगा। तो कॉम्प्लेंट लंग्स में वॉल्यूम अधिक डिलीवर होगा उतने ही प्रेशर में, और स्टीफ लंग्स में वॉल्यूम कम डिलीवर होगा। अब बहुत सारे मोड्स होते हैं इसका, CMV होता है, SIMV होता है, वो सब देखेंगे, लेकिन उसके पहले वेंटिलेटर सेट करने का बेसिक जो होता है वो सब देख लेते हैं, ठीक है। तो रेट क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट हम लोगों का नॉर्मल होता है 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक है। तो अगर वो पेशेंट है, मान के चलो ऑब्स्ट्रक्शन का है या आजमा का है, तो उसमें थोड़ा कम हम रेट रखते हैं, लाइक 12 to 14। और अगर ARDS न्यूमोनिया ये सब का पेशेंट है तो हम रेट थोड़ा अधिक रखते हैं, लाइक 18 to 20। डिसीजन क्लिनिकल कंडीशन और ABG पे बेस्ड होगा कि हमको क्या रेट रखना है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या सेट करते हैं, 6 to 8 ml पर kg आइडियल बॉडी वेट। अब ये आइडियल बॉडी वेट क्या है, बॉडी वेट और आइडियल बॉडी वेट में काफ़ी अंतर है। बॉडी वेट तो नॉर्मल हो गया, आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेल के लिए 50 kg प्लस 2.3 इंटू हाइट इन इंचेज, जो भी हाइट है उसका -60, और अगर फीमेल है तो उसका 45.5 kg प्लस 2.3 इंटू हाइट इन इंचेज -60। ये आइडियल बॉडी वेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे टाइडल वॉल्यूम हमको कितना देना है, FiO2 कितना देना है। अभी देखो वो पेशेंट वेंटिलेटर पे आया है तो ये तो श्योर है कि वो अनस्टेबल होगा, स्टेबल होता तो वेंटिलेटर पे आता ही नहीं। तो अनस्टेबल है तो हम शुरू करते हैं 100%, 80%, 90%, यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद हम फर्दर उसका प्रोग्रेस देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, वो सही सपोर्ट ले रहा है नहीं ले रहा है, उसका ABG इम्प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उस पर फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसका FiO2 डिक्रीज करना है, कम करना है, या फिर इतने पे ही मेंटेन करना है। तो शुरू करते हैं 80 to 90% से, ठीक है। अब ये पीप क्या होता है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। देखो जब भी वेंटिलेटर हमारा ब्रीदिंग इफर्ट कॉज कराता है ना, ब्रीद करा रहा है पेशेंट को, तो इंस्पायर एक्सपायर इंस्पायर एक्सपायर,
तो उसमें क्या होता है ना कि जब इंस्पिरेशन हुआ तो ठीक है, एल्वेलाई में एयर गया, लेकिन जब एक्सपायरेशन हुआ तो पूरा का पूरा एयर अगर बाहर चला जाएगा तो वो एल्वेलाई कोलैप्स कर जाएगा और नेक्स्ट इंस्पिरेशन के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसीलिए वेंटिलेटर के थ्रू ना एक प्रेशर दिया जाता है जिसको पीप बोलते हैं, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। एक्सपिरेशन के बाद एक प्रेशर दिया जाता है ताकि वो एल्वेलाई पूरा कोलैप्स ना करे। ये पीप हम कितना रखते हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ H2, ठीक है। ARDS के पेशेंट में पीप को थोड़ा अधिक रखा जाता है, लाइक 14 सेंटीमीटर, और न्यूमोथोरैक्स और इंक्रीज्ड ICP, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इसमें पीप को थोड़ा कम रखा जाता है। अब देखते हैं वेंटिलेटर का बेसिक मोड्स क्या क्या होता है। CMV, कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है ना, पेशेंट सेडेटेड है, पैरालाइज्ड है, उसमें बिल्कुल भी ब्रीदिंग एफर्ट नहीं है, वो खुद से सांस ले ही नहीं सकता, बस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाला मोड यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम हम फिक्स करते हैं कि हमको इतना टाइडल वॉल्यूम देना है, और एक रेट फिक्स करते हैं, ठीक है। वेंटिलेटर सारा कुछ कंट्रोल करता है, कितना रेट देना है, क्या वॉल्यूम देना है, सब कुछ वही कंट्रोल करेगा। पेशेंट के पास कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल मतलब ऐसे ही है, बस वेंटिलेटर उसको ब्रीथ करा रहा है, ठीक है। पेशेंट ब्रीदिंग ट्रिगर कर ही नहीं सकता है। इसका ड्रॉबैक क्या क्या है, देखो, पेशेंट खुद से ब्रीदिंग ट्रिगर कर ही नहीं सकता था, सांस ले ही नहीं सकता था खुद से। जो ब्रीथ करा रहा है वो वेंटिलेटर करा रहा है। तो अगर काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसा चलेगा ना, तो रेस्पिरेटरी मसल्स का वो प्रेशर के कारण, जो प्रेशर के साथ वो वेंटिलेटर डिलीवर करा रहा है एयर को, तो उस प्रेशर के कारण एट्रोपी हो सकता है, बैरोट्रॉमा हो सकता है। अगर वो प्रेशर बढ़ा, किंकिंग हो रही है ट्यूब में, या फिर कोई और भी रीजन है, सिक्रेशंस है, तो वो और अधिक प्रेशर से वो वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर करेगा, तो बैरोट्रॉमा हो सकता है। और सबसे फेयरफुल, सबसे ड्रास्टिक जो ड्रॉबैक है वो है ये, एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन रिजल्ट्स इन डेथ। पेशेंट खुद से ब्रीथ कर ही नहीं रहा, डिस्कनेक्ट हो गया ट्यूब, और कहीं से भी डिस्कनेक्शन हुआ तो वो सीधे क्या होगा, वो ब्रीथ कर ही नहीं रहा, तो उसका सीधे क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा एकदम बहुत खतरनाक वाला ड्रॉबैक है, यही ड्रॉबैक है इसका, CMV का। अब देखते हैं असिस्ट कंट्रोल मोड क्या होता है। हम एक कांस्टेंट वॉल्यूम सेट करेंगे। पेशेंट इसमें क्या है ना, उसमें क्या था कि बिल्कुल भी सांस नहीं लेता, बस पड़ा हुआ था। इसमें क्या है कि पेशेंट ब्रीदिंग ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। कुछ कुछ वो सांस लेना चाह रहा है, कुछ कुछ उसको ऐसा आ रहा है। तो उसमें क्या करते हैं ना, कुछ कुछ आ रहा है, लेकिन पेशेंट इतना ठीक नहीं है, भाई ठीक होता तो उसको वेंटिलेटर पे डालते ही क्यों। इतना ठीक नहीं है कि वो पूरा खुद से ट्रिगर कर सके, कुछ कुछ ट्रिगर कर रहा है। तो उसमें क्या करते हैं ना कि एक बैकअप रेट सेट कर देते हैं वेंटिलेटर में, कि अगर पेशेंट को जितना चाहिए सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए उतना वो ब्रीथ कर रहा है तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो उतना नहीं कर पा रहा, कम कर रहा, 4 कर रहा है, 4 ब्रीथ्स कर रहा है, 5 ब्रीथ्स कर रहा है, तो एक बैकअप रेट सेट करते हैं, फिर वेंटिलेटर उसको उस रेट से ब्रीदिंग करवाता है, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या है ना कि अगर पेशेंट कम करवा रहा है ब्रीदिंग एफर्ट तब तो ठीक है, वो बैकअप रेट से मेंटेन हो जाएगा। अगर नॉर्मल करवा रहा है तो भी ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट का ब्रीदिंग एफर्ट जो है वो ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, 12 से ज़्यादा कर रहा है, तो क्या होगा, CO2 का बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा और पेशेंट जो है हाइपर वेंटिलेशन में चला जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो जाएगी, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है असिस्ट कंट्रोल मोड का। असिस्ट कंट्रोल मोड जो है वो वॉल्यूम कंट्रोल्ड होता है और प्रेशर कंट्रोल्ड होता है। या तो हम इसमें वॉल्यूम सेट कर सकते हैं या तो प्रेशर सेट कर सकते हैं। मेनली हम वॉल्यूम वाले को प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि इसका एक ड्रॉबैक, यहाँ पे देख लो, रेजिस्टेंस की बात हो रही है, क्या होता है ये देख लो। ये पेशेंट है, 80 ट्यूब है, ये वेंटिलेटर ट्यूबिंग है और ये वेंटिलेटर है। तो क्या होता है ना, हमने वॉल्यूम सेट किया 500 ml, ठीक है। अब वो डिलीवर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ सिक्रेशंस आ गए, ब्लॉकेज आ गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होगा, उसको 500 ml तो करना ही है ना। मान के चलो पहले वो 10 mm पे 500 ml कर रहा था, 10 mm प्रेशर पे। अब यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया है, तो कुछ ब्लॉकेज जो है उस प्रेशर को उस ब्लॉकेज के लिए जाएगा। मतलब अब जहाँ पे 10 mm के प्रेशर में वो जा रहा था, अब यहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है, वो रुकावट हो रही है एयर डिलीवरी में, तो ऑब्वियसली कि प्रेशर बढ़ेगा, वो 15 जाएगा, 16 mm में जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। तो क्या क्या रीज़न हो सकता है प्रेशर बढ़ने का, वाटर सिक्रेशंस ब्लॉकिंग हो सकती है ट्यूबिंग में, यह हो सकता है पेशेंट 80 ट्यूब को च्यू कर रहा हो, चबा रहा हो, ठीक है, वहाँ से भी प्रेशर बढ़ सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ब्रोंकाई में ब्रोंकोस्पाज्म हो या फिर सिक्रेशंस हो। तो इन सब रीजन की वजह से क्या होता है ना कि मतलब जितने प्रेशर पे वो जाना चाहिए था, लाइक 10 mm पे जाना चाहिए था, वो ज़्यादा 15 mm पे, 16 mm पे, तो वहाँ पे एक अलार्म प्रेशर होता है, वो रिंग करना स्टार्ट कर जाता है।
तो जब ये अलार्म आएगा ना, जब इंक्रीज प्रेशर का, इसको बोलते हैं हाई पिक प्रेशर, ठीक है। जब ये अलार्म आएगा ना, तो हमको चेक करना है मशीन से पेशेंट की तरफ जाते हुए कि कहाँ पे परेशानी है। हम सबसे पहले इधर देखेंगे, ट्यूब्स में कोई परेशानी नहीं है, एटी ट्यूब में परेशानी नहीं है। फिर हम उसको ये सक्शन करके देखेंगे सेक्रेशंस वगैरह आ रहे हैं क्या। तो ऐसे हमको रेजिस्टेंस को देखना है कि कहाँ पे इंक्रीज हुआ है फ्लो में, ठीक है। अब हम ग्राफ देख लेते हैं। जो ग्राफ आती है वेंटिलेटर पे, वो सबसे लास्ट वाली वॉल्यूम की आती है, उसके बाद फ्लो की आती है, उसके बाद प्रेशर की आती है। अब हम देखेंगे प्रेशर कंट्रोल्ड। इसमें क्या होता है ना कि हम एक कांस्टेंट प्रेशर सेट करते हैं, ठीक है, और उस प्रेशर के अकॉर्डिंग कितना वॉल्यूम जाएगा वो वेंटिलेटर डिसाइड करता है, ठीक है। मान के चलो हमने 10 mm सेट किया, तो उस पर कितना वॉल्यूम वो डिलीवर कर सकता है सारे रेजिस्टेंस को पार करते हुए, ठीक है। तो इंडिकेशन क्या होता है प्रेशर कंट्रोल, जैसा मैंने बताया था कि वॉल्यूम वाला ज़्यादा यूज होता है। तो प्रेशर वाला कहाँ पे यूज होता है, ARDS में, जहाँ पे पिक प्रेशर, जैसे कि ये समझो पिक प्रेशर ज़्यादा हाई का मतलब समझो, जैसे हमने वॉल्यूम वाला सेट किया कि वॉल्यूम कंट्रोल्ड है, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है ना, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ARDS में, ठीक है। तो वो उतना वॉल्यूम डिलीवर करने के लिए ना प्रेशर बहुत बढ़ाना पड़ता है, तो उसमें बैरोट्रामा का बहुत चांस है। तो इसीलिए ARDS में हम प्रेशर कंट्रोल्ड वाला सेटिंग यूज करते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल वाला सेटिंग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर सिक्रेशन, ब्रोंकोस्पाज्म, किंकिंग जो मैंने बताया था सारा कुछ, उसकी वजह से अगर कोई भी तरह की परेशानी आई तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, क्या कि हमने 10 ही mm सेट किया हुआ है, ठीक है। 10 mm प्रेशर सेट किया और उसके अकॉर्डिंग 500 ml ज़्यादा था। लेकिन अगर ये कोई भी रीजन आता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का, तो ऑब्वियस है ना कि वो वॉल्यूम अब 500 ml नहीं, 400 ml, 300 ml कुछ भी वैसा घट जाएगा, जितना उसको चाहिए था उतना नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, CO2 वॉश आउट नहीं हो पाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सपायर्ड टाइडल वॉल्यूम पे हम लोगों को ध्यान रखना जब भी हम पी से ट्रिगर करता है ब्रीदिंग। लेकिन क्या होता है ना कि उसको जितना चाहिए अगर वो उतना नहीं कर पा रहा, मतलब इम्प्रूविंग है बट जितना चाहिए वो उतना नहीं कर पा रहा, तो देखो इसमें क्या होता है। पेशेंट ने ब्रीद ट्रिगर किया, ठीक है, ये भी पेशेंट का ब्रीद है, लेकिन उसके बाद वेंटिलेशन क्या देख रहा है कि उतना वो नहीं कर पा रहा जितना उसको चाहिए सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए। तो एक ब्रीद वेंटिलेटर दिया, फिर पेशेंट दिया, फिर एक ब्रीद वेंटिलेटर दिया, और अगर वो देखेगा कि हाँ चलो ठीक ठाक चल रहा, तो 3-4 ब्रीदिंग के बाद देगा। देखेगा कि और अच्छा नहीं चल रहा, तो एक ही ब्रीदिंग के बाद देगा। तो कुछ ब्रीदिंग पेशेंट का होता है, कुछ वेंटिलेटर का होता है। ये होता है SIMV मोड। स्पॉन्टेनियस मोड क्या होता है, सारा ब्रीथ, सारा इफर्ट पेशेंट का होता है। वेंटिलेटर बस वो बैठ के देखता है, हाँ ठीक है तू सांस ले रहा है, ठीक है लेता रहा। लेकिन उसमें क्या होता है, पेशेंट ने अभी जस्ट इम्प्रूविंग शुरू किया, अभी पूरा तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तो वो क्या करता है ना, हर ब्रीथ में थोड़ा प्रेशर से सपोर्ट देता है, हर ब्रीथ में। SIMV और स्पॉन्टेनियस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। मेन डिफरेंस ये है, इसमें कुछ कुछ ब्रीथ पेशेंट का, तो वो पूरा ही पेशेंट का है। अचानक से वेंटिलेटर ने SIMV और स्पॉन्टेनियस में ये होता है ना कि पेशेंट ब्रीद कर रहा है, लेकिन वो पूरा ब्रीदिंग पेशेंट का है, इसमें वेंटिलेटर ने कोई सपोर्ट नहीं किया। हाँ, उसने आके फिर से एक ब्रीदिंग एक्स्ट्रा ऐड की है, लेकिन पेशेंट के ब्रीद में वो कुछ नहीं कर रहा। और स्पॉन्टेनियस में क्या होता है ना, जो पेशेंट जो ब्रीदिंग कर रहा है उसी में वेंटिलेटर सपोर्ट कर देता है प्रेशर का, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। अब वीनिंग ऑफ कैसे करेंगे, वेंटिलेटर से पेशेंट को कैसे हटाएंगे। सबसे पहले वो CMV मोड पे था, फिर उसको असिस्ट कंट्रोल पे लाएंगे, फिर SIMV पे लाएंगे, फिर स्पॉन्टेनियस पे लाएंगे। सेडेशन उसका लिफ्ट करेंगे, हटाएंगे सेडेशन, और पेशेंट को स्पॉन्टेनियस मोड पे रख के उसको ऑब्जर्व करेंगे, ABC वगैरह करेंगे। पीएच अगर आपको पता ही है, मैंने पीएच की ABC की एक वीडियो बनाई थी। पीएच जो है 7.35 से 7.45 नॉर्मल होता है। CO2 जो है 45 से कम होना चाहिए। O2 जो है 80-90 के बीच में होना चाहिए। इसके बीच उसका मेंटल स्टेटस भी चेक करते रहेंगे, सेक्रेशंस वगैरह का ख्याल रखेंगे, और बस हो गया आपका वेंटिलेटर पूरा।